दोस्तों आज हम बात करेंगे एक डार्क कॉमेडी नॉयर फिल्म के बारे में जिसे 11 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था और इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड में गिना जाता है इसके एवरग्रीन रेलेवेंस की वजह से। मैं बात कर रहा हूं 1950 में आई फिल्म सनसेट बुलेवार्ड के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है हॉलीवुड गोल्डन एज सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट और वर्सेटाइल फिल्म मेकर्स में से एक बिली वाइल्डर ने। इसमें मेल लीड्स निभाए हैं विलियम होल्डन, ग्लोरिया स्वॉनसन, एरिक वॉन स्ट्रॉयम, नैन्सी ओल्सन, फ्रेड क्लार्क और लॉयड गॉफ ने। पहले मैं आपको इसकी पूरी कहानी डिटेल में बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे इसके टाइटल के बारे में, उसके बाद सिंबोलिज्म्स के बारे में और आखिर में इसकी एंडिंग के साथ साथ ये जानेंगे कि ये फिल्म आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले, इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फिल्म शुरू होती है एक फुटपाथ जैसी जगह पर जहां हमें स्टेंसिल्ड तरीके से सनसेट बुलेवार्ड लिखा नजर आता है। इसके साथ ही शुरू होते हैं ओपनिंग क्रेडिट्स और उनके खत्म होते ही हम पहला सीन देखते हैं जिसमें बाइक्स और कार्स में काफी सारे पुलिस वाले लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में एक मैंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पहुंच के उन्हें स्विमिंग पूल में एक लाश तैरती हुई मिलती है। और इसी सीन के साथ साथ हमें नरेशन में एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो हमें कहता है कि ये सुबह 5 बजे का वक्त है। ये एक होमिसाइड स्क्वाड है जिसमें डिटेक्टिव्स और अखबार वाले सब शामिल हैं। इन्हें एक बड़े से मेंशन से एक मर्डर की रिपोर्ट मिली है जिसकी डिटेल्स हमें आगे पता चलेंगी। इसमें पुराने जमाने की एक बहुत बड़ी स्टार भी शामिल है। उसी के पूल में ये तैरती हुई लाश मिली है जिसके 1 गोली पेट पे और 2 गोली पीठ पर लगी हैं। ये कोई जरूरी आदमी नहीं था, बस एक राइटर था जिसके नाम कुछ आम सी फिल्में हैं। इसका नाम है जो गिलिस। जैसे ही वहां पुलिस वाले और प्रेस सब इकट्ठा हो जाते हैं तो नरेटर, जो कोई और नहीं बल्कि खुद जो है, वो उन इवेंट्स के बारे में पूरी सच्चाई से बताने की अपनी इच्छा जाहिर करता है जिन इवेंट्स के कारण उसकी मौत हुई। फिल्म फ्लैशबैक में 6 महीने पीछे चली जाती है जहां पर जो एक स्ट्रगलिंग स्क्रीन राइटर है जिसने अभी तक कुछ खास चीज नहीं लिखी है। उसकी किस्मत खराब चल रही है और उसे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। 2 कार जब्त करने वाले आदमी जो के अपार्टमेंट में आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके पास उसकी गाड़ी जब्त करने का ऑर्डर है, जो कि अभी 3 पेमेंट्स बाकी हैं। जो उन्हें कहता है कि कार वहां नहीं है। फिर उनमें से एक आदमी उसे वार्निंग देता है कि कार कल दोपहर तक वापस आ जानी चाहिए वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उन आदमियों के जाने के बाद जो सोचता है कि वो कार की किस्तें कैसे चुकाएगा। वो पैरामाउंट स्टूडियोज के एक पावरफुल प्रोड्यूसर शेल्ड्रिक से उसकी नई स्क्रिप्ट बेसिस लोडेड खरीदने के लिए बात करने की कोशिश करता है। शेल्ड्रिक की स्क्रिप्ट रीडर बेटी बेस लोडेड की स्क्रिप्ट की बुरी तरह से धज्जियां उड़ा देती है। उसे वहां से वापस भेजकर शेल्ड्रिक जो से साफ साफ कहता है कि उसे इस स्क्रिप्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही वो उसे लोन देगा। फिर जो अपने दोस्तों और एजेंट से पैसे उधार लेने की एक नाकामयाब कोशिश करता है। जो की जेब खाली है और उसकी कार भी जब्त होने वाली है और अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है कि वो लॉस एंजलिस की चकाचौंध को छोड़कर वापस अपनी डेटन ओहायो में कम पैसे वाली न्यूज़पेपर जॉब करे। वो निकल जाता है और ड्राइव करते वक्त गहरे ख्यालों में होता है। कार जब्त करने वाले आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक लंबे चेस सीक्वेंस के बाद वो उनकी नजरों से बच निकलता है, लेकिन उसकी कार का फ्रंट टायर पंचर हो जाता है और वो अपनी डगमगाती हुई कार लेके एक बड़े से मेंशन के ड्राइववे में घुस जाता है। वो मेंशन खाली सा लगता है, इसलिए जो गैरेज में अपनी कार को पार्क कर देता है और अंदर चला जाता है। दरअसल मेंशन उतना सुनसान होता नहीं है जितना देखने में लगता है। एक औरत की आवाज जो को पुकारती है, ये सोच के कि वो एक पेट अंडरटेकर है जो उसके मरे हुए पेट चिंपैंजी के अंतिम संस्कार का इंतजाम करने आया है। एक रहस्यमय बटलर मैक्स जो को अंदर ले जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कॉफिन की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। वो सीढ़ियां चढ़ के एक वेल ड्रेस्ड, सोफिस्टिकेटेड और मिडिल एज औरत से मिलता है जो घर की मालकिन है। वो जो को बड़े कमरे में ले जाती है और अपने चिंपैंजी की लाश से कपड़ा हटाकर
इस काम के पैसे पूछती है और कहती है कि कोई ऊट पटांग प्राइस मत बताना जस्ट बिकॉज कि मैं अमीर हूं। जो समझ जाता है कि इस औरत और मैक्स ने उसे एक एनिमल मोर्टिशियन समझ लिया है, जो गलतफहमी दूर करके सारा मामला समझाता है और जैसे ही वो अपने शेड्स उतारती है जो उसे पहचान लेता है। वो औरत साइलेंट फिल्म्स की भुलाई जा चुकी एक्ट्रेस है और उसका नाम है नॉर्मा डेसमंड, जो कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी, जिसपे नॉर्मा कहती है मैं तो आज भी बड़ी हूं, वो तो पिक्चर्स हैं जो छोटी हो गई हैं। वो क्रिटिसाइज करती है कि टॉकीज और टेक्निकलर मूवीज ने डगलस फेयरबैंक्स, चार्ली चैपलिन, जॉन गिलबर्ट और रुडोल्फ वैलेंटिनो जैसे साइलेंट मूवीज के कलाकारों का करियर बर्बाद कर दिया। इन्हीं सब बातों में जो उसे अपनी स्क्रीन राइटर होने की बात बता देता है। ये जान के कि जो एक स्क्रीन राइटर है वो उसे एक बड़े लिविंग रूम में ले जाती है जहां काफी सारे पाइल ऑफ पेपर्स पड़े हैं। वो उसे बिब्लिकल फिगर सलोम पर लिखी गई अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने को कहती है। उसे उम्मीद है इससे वो बड़े पर्दे पर वापसी करेगी और इस फिल्म को डायरेक्ट करेगा सेसिल डमिल, जो कि काफी बड़ा डायरेक्टर है। जो स्क्रिप्ट पढ़ता है और नॉर्मा अपनी नजरों से उसे एनालाइज करने की कोशिश करती है। तभी मैक्स शैंपेन और कैवियर ले आता है और ये बताता है कि एनिमल मोर्टिशियन एक बेबी कॉफिन के साथ आ चुका है, जो मजाक करते हुए कहता है कि यह वाकई एक जरूरी बंदर होगा, शायद किंग कॉन्ग का ग्रेट ग्रैंडसन या ऐसा ही कुछ। स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते वो पैसों के लिए एक तरकीब लगाता है। वो नॉर्मा से मीठी मीठी बातें करते हुए कहता है कि स्क्रिप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है, पर इसमें थोड़ी एडिटिंग और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। नॉर्मा के अकॉर्डिंग वो काम ऐसे आदमी को देगी जिस पे वो भरोसा कर सके, लेकिन वो सेम ज़ोडिएक साइंस होने की वजह से जो को ये काम ऑफर करती है। जो पहले इनकार का नाटक करते हुए कहता है कि वो बहुत ही बिजी और एक्सपेंसिव राइटर है, पर नॉर्मा उसे समझाती है कि ये स्क्रिप्ट उसके काम करने लायक है। जो पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है और उसे खुद पे बहुत गर्व महसूस होता है कि वो इस चीज में कामयाब रहा। जो को गैरेज के ऊपर वाला गेस्ट रूम दे दिया जाता है। मैक्स उसे उसके रूम में ले जाता है और उसे नॉर्मा के स्टारडम के किस्से सुनाते हुए कहता है, एक ऐसा हफ्ता भी था जब उन्हें 17,000 फैन लेटर्स मिले थे। लोग उनके एक नाखून तक के लिए रिश्वत देने को तैयार थे। एक महाराजा थे जो सीधा हैदराबाद से यहाँ आए थे उनकी एक स्टॉकिंग के लिए। बाद में उन्होंने उसी से अपना गला घोट लिया था। थोड़ा हैरान, थोड़ा अम्यूज सा होकर जो कहता है, मैं वाकई आज एक दिलचस्प ड्राइववे में आ गया हूँ। जो मेंशन की बंजर होती हालत पर नजर मारता है। एक फेडिंग मार्किंग वाला टेनिस कोर्ट, एक खाली पूल जहां चूहे हैं और एक पेट की कब्र। ये सब देख के उसे नॉर्मा और मैक्स पर तरस आता है। उस रात जो को एक और बुरा सपना आता है और जब वो सुबह उठता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सारे कपड़े, किताबें, टाइपराइटर और बाकी चीजें मैक्स ने नॉर्मा की रिक्वेस्ट पर मेंशन में शिफ्ट कर दी हैं। नॉर्मा अपनी पुरानी फेमस दिनों की पिक्स के साथ बैठी होती है। जो उससे मिलने पहुंचता है और उसे पता चलता है कि नॉर्मा ने उससे बिना पूछे उसका सारा बचा हुआ कर्जा निपटा दिया है, क्योंकि उसे लगा अगर उन्हें साथ काम करना है तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जो को बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिकॉज इट्स लाइक अ डोमिनेंस ओवर हिम। पर फिर भी जो कुछ हफ्तों बाद अच्छे खासे अमाउंट के साथ ये मेंशन छोड़ने की उम्मीद से वहां रुक जाता है। नॉर्मा की स्क्रिप्ट को जल्द से जल्द निपटाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। नॉर्मा उस पर किसी बाज की तरह नजर रखती है। वो नॉर्मा का एक सीन कट कर देता है तो वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाती है, लेकिन जो उसे समझाता है कि ऑडियंस को उसे हर सीन में देखना अजीब लगेगा। लेकिन नॉर्मा का कुछ अलग ही मानना है। उसे लगता है कि उसके फैंस उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों वो उसे आज भी फैन लेटर्स लिखते हैं और क्यों वो उसके ऑटोग्राफ के लिए गिड़गिड़ाते हैं। ये सब सुन के जो को उस पर तरस आने लगता है कि नॉर्मा अपने खो चुके स्टारडम से बिल्कुल अनजान है। वो एक नींद में चलते इंसान की तरह है जिसे उसके फेम की नींद जागने नहीं दे रही। वो हैरान है कि उसे इस तरह रहने पर बेचैनी कैसे नहीं होती। जो को कुछ वक्त के बाद नॉर्मा के लिए स्क्रिप्ट लिखने से कुछ ज्यादा करना पड़ता है। वो उसे हफ्ते में 2 या 3 बार अपनी पुराने फिल्में दिखाती है, जो उसके अकॉर्डिंग बाहर घूमने से ज्यादा बेहतर काम है। वो दुनिया का सामना करने से अच्छा अपने पुराने दिनों में रहना ज्यादा पसंद करती है। इसी दौरान वो नए हॉलीवुड और इसके डायलॉग पर आसरे को काफी क्रिटिसाइज करती है। नॉर्मा अक्सर
अपने साथी साइलेंट स्टार्स को अपने घर पर कार्ड गेम्स खेलने के लिए बुलाती रहती है। ऐसे ही एक गेम के दौरान उसने जो को ह्यूमिलेट करने के लिए उसे वहां से एस्ट्रे हटाने को कहा। वो उसे लेके जैसे ऊपर गया, उसे वहां से 2 रेपोमैन दिखाई दिए जिन्होंने उसकी कार ढूंढ ली थी और अब वो उसे टो कर ले जा रहे थे। जो नॉर्मा से कुछ पैसे मांगता है पर वो साफ इनकार कर देती है और उसकी आजादी की आखिरी निशानी भी वहां से चली जाती है। बाद में नॉर्मा उसे अश्योर करती है कि वो उसकी पुरानी हैंडमेड गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। मैक्स उसे रिपेयर करता है और वो तीनों हिलसाइड ड्राइव पर चले जाते हैं। वहां नॉर्मा जो से कहती है कि उसकी कपड़ों की सेंस बहुत ही फीकी सी है, इसलिए वो उसे एक्सक्लूसिव शोरूम में ले जाकर महंगे कपड़ों की शॉपिंग करवाती है, जिसमें न्यू ईयर पार्टी के लिए टक्सीडो भी शामिल है। दिसंबर की एक बारिश की वजह से जो के रूम में पानी लीक होने लगता है, जिसकी वजह से उसे मजबूरी में मेन हाउस के उस रूम में शिफ्ट होना पड़ता है जहां नॉर्मा के 3 एक्स हस्बैंड रह चुके हैं। जो ने वहां जाके ये पॉइंट किया कि घर में लॉक्स, स्लीपिंग पिल्स और रेजर की कमी क्यों है। मैक्स बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्मा का मेंटल स्टेट बहुत ही नाजुक है और वो कई बार सुसाइड की भी कोशिश कर चुकी है। मैक्स ये भी बताता है कि वो खुद उसकी इल्यूजन को बनाए रखने के लिए उसे फैन लेटर्स रेगुलरली लिखता है। जब जो उससे और गहराई में पूछने की कोशिश करता है तब मैक्स टॉपिक बदल देता है और नॉर्मा की ऑर्गेनाइज्ड न्यू ईयर पार्टी की बात करने लगता है। फिर जो नॉर्मा के बेडरूम में चला जाता है और वॉइस ओवर के जरिए उस पर तरस खाता है। अगले सीन में हम जो को टक्सीडो में सीढ़ियां उतरते देखते हैं और वहां पहुंचते ही उसे ये एम्बैरेसिंग सच पता चलता है कि ये फुल ऑर्केस्ट्रा और बुफे वाली पार्टी सिर्फ उसी के लिए रखी गई है। यहाँ नॉर्मा जो के साथ नए पॉलिश फ्लोर पे टैंगो करती है, उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और करीब 10:15 बजे जो उससे बाकी गेस्ट के बारे में पूछता है, जिसपे नॉर्मा जवाब देती है कि कोई गेस्ट नहीं आने वाला, हम ये शाम दूसरों के साथ क्यों बांटें। 1 घंटे के बाद थोड़े नशे में नॉर्मा जो को बताती है कि वो उसे काफी सारी चीजें और दिलवाएगी और वो साथ में हवाई जाएंगे, पर जो को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो नॉर्मा से इतनी चीजें दिलवाने के लिए मना करता है, पर नॉर्मा उसी वक्त उसे लेदर बॉक्स में रखा हुआ एक एक्सपेंसिव सिगरेट केस गिफ्ट दे देती है। जो फिर रेजिस्ट करता है और नॉर्मा ये बात कह के उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनती कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। जो उस पर इल्जाम लगाता है कि वो उसका एडवांटेज ले रही है। वो उससे पूछता भी है कि कभी तुम्हारे मन में ये बात नहीं आई कि मेरी भी कोई पर्सनल जिंदगी है, मुझे भी कोई और लड़की पसंद हो सकती है। नॉर्मा उसका रिजेक्शन भांप कर पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें प्यार करूं। फिर वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार के अपने रूम में चली जाती है, ये मानते हुए कि मेंशन में अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। जो वहां से लिफ्ट लेके एक दूसरी पार्टी में चला जाता है जिसे उसका फ्रेंड और असिस्टेंट डायरेक्टर आरटी ग्रीन होस्ट कर रहा है। आरटी उसे देख के हैरान रह जाता है क्योंकि वो काफी वक्त से गायब था। जो कुछ वीक्स के लिए उससे उसके फ्लैट में रहने की रिक्वेस्ट करता है और आरटी ऑफर्स हिम द काउच। यहीं वो फिर से स्क्रिप्ट रीडर बेटी से मिलता है जो अब आरटी की गर्लफ्रेंड है। वो पिछली बार हुए हादसे की वजह से गिल्टी है और वो जो के कुछ स्क्रीन प्लेस पढ़ती है। अब हालांकि वो अभी भी उसके काम से थोड़ी अंडरवेल्ड है, लेकिन वो उसकी कहानी डार्क विंडोज के एक सीन के थीमेटिक पोटेंशियल पर अच्छा कॉम्प्लीमेंट देती है। वो उसे कुछ आइडियाज देती है, जो उन पे काम करने के लिए मान जाता है और फिर जो मेंशन में कॉल करने के लिए वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि वो वापस आएगा। वो मैक्स से अपना सारा सामान पैक करने को कहता है, पर मैक्स उसे बताता है कि नॉर्मा ने उसके रेजर से अपनी कलाई काट ली है और डॉक्टर यहाँ आ चुके हैं। जो हड़बड़ाता हुआ मेंशन पहुंचता है जहां ऑर्केस्ट्रा अभी भी कुछ प्ले कर रहा है। खैर, जो भागता हुआ ऊपर जाता है और देखता है कि नॉर्मा की कलाई पर पट्टी बंधी हुई है। वो उससे पूछता है कि ऐसी बेवकूफों जैसी हरकत करने की क्या जरूरत थी। अगर कुछ गलत हो जाता तो हेडलाइंस बहुत दिलचस्प होती कि एक स्टार ने एक अनजान राइटर के लिए सुसाइड कर ली। वो उसे समझाता है कि सिर्फ वो ही एलए में उसे सही से ट्रीट करती है और ये भी कि उसकी गर्लफ्रेंड वाली बात झूठी थी। नॉर्मा पहले तो रोते हुए उसे कहती है कि वो बेवकूफ थी जो उसने जो से प्यार किया और वो दोबारा सुसाइड करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो उसके करीब जाता है, उसे न्यू ईयर विश करता है। वो भी उसे रिप्लाई करती है, दोनों गले लगते हैं एंड देन दे मेक लव, जो कि उसका माफी मांगने का एक तरीका था, लेकिन वो अब यहां से वापस नहीं जा सकता था।
हॉलवे में मैक्स बेटी की कॉल अटेंड करता है। वो जो के बारे में पूछती है, पर मैक्स मना कर देता है कि वो यहाँ नहीं रहता और वो यहाँ दोबारा कॉल ना करे। नॉर्मा के पूछने पर वो कहता है कि कोई खास कॉल नहीं थी। फिर नॉर्मा उसे सोलोम की स्क्रिप्ट पैरामाउंट स्टूडियो में सेसिल जमील के पास भेजने को कहती है। बाद में जो अपने ऊपर नॉर्मा की डोमिनेंस को समझाता है। जब वो कहीं जा रहे होते हैं तब जो शॉप्स फार्मेसी में नॉर्मा के लिए सिगरेट लेने जाता है, जहां उसे बेटी और आर्टे मिल जाते हैं। बेटी उसे देख के खुश हो जाती है और कहती है कि शेल्ड्रिक तुम्हारी डार्क विंडोज की स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड है, बस हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। पर जो इस ऑफर को ठुकरा देता है ये कह के कि वो अब राइटिंग छोड़ चुका है, और फिर मैक्स जो को वहां से वापस बुला लेता है। बेटी डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि ये जो का नहीं बल्कि अपने करियर का सवाल था। वो सारी जिंदगी रीडर बने रहना नहीं चाहती थी, वो भी लिखना चाहती थी। नॉर्मा और जो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग साइलेंट एरा फिल्म्स देख रहे होते हैं और जो को बेटी का ख्याल आता है कि वो भी हम सभी राइटर जैसी है, जिसका सपना होता है क्रेडिट्स में अपना नाम देखना, पर वो निराश है क्योंकि ऑडियंस सिर्फ स्टार्स को तवज्जो देती है, उन्हें नहीं। तभी मैक्स नॉर्मा को बताता है कि पैरामाउंट स्टूडियो से कॉल आया है और कोई गॉर्डन कोल नाम का एग्जीक्यूटिव उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझती है, इसलिए वो उससे बात करने से मना कर देती है। उसे लगता है कि जमील को उससे पर्सनली बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल उन्होंने साथ में 12 सक्सेसफुल फिल्म्स की हैं। 3 दिन के बाद नॉर्मा मैक्स को उसे और जो को पैरामाउंट स्टूडियो ले चलने को कहती है। वहां मैक्स एक नए गार्ड को बताता है कि हमें सेसिल जमील से मिलना है, पर वो नॉर्मा को नहीं पहचानता। लेकिन एक पुराना गार्ड उसे पहचान जाता है और फौरन गेट खोल देता है। वो उसे कहती है, अपने यंग स्टाफ को बताओ मैं कौन हूं। अगर मैं नहीं होती तो उसे ये नौकरी ना मिलती, क्योंकि मैं नहीं होती तो पैरामाउंट स्टूडियो नहीं होता। एक असिस्टेंट डिमिल के पास ये खबर लेकर पहुंचता है, जो उस समय सैमसन एंड डिलाइला की शूटिंग में बिजी थे। डिमिल समझ जाता है कि नॉर्मा अपनी घटिया स्क्रिप्ट के बारे में बात करने आई होगी, पर उसके मन में नॉर्मा के लिए बहुत सिंपैथी है। वो उसे डिस्ट्रक्टिव फिल्म इंडस्ट्री और साउंड रेवोल्यूशन का एक विक्टिम मानता है, और ये भी कि हॉलीवुड की यूथ की चाह में उसका सपना कहीं दफन हो चुका है। उसे नॉर्मा पे तरस आता है। डिमिल प्रोडक्शन को रोककर नॉर्मा से मिलने चला जाता है। वो मिलते हैं, अच्छे से ग्रीट करते हैं। कोल से इतनी कॉल्स आने की वजह से नॉर्मा को लगता है कि शायद शूटिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। डिमिल उसे डायरेक्टर्स की चेयर पर बैठाकर कोल की कॉल का असली रीजन जानने चला जाता है। जब नॉर्मा उसका वेट कर रही होती है तब एक ओल्ड टेक्नीशियन उसे पहचान जाता है और उस पर स्पॉटलाइट मारता है। एक्स्ट्रास का एक क्राउड और बाकी मेंबर्स नॉर्मा को एडमायर करते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। यह वही अटेंशन थी जिसकी तमन्ना उसे बरसों से थी। एक कॉल के दौरान डिमिल को पता चलता है कि स्टूडियो तो बस नॉर्मा को उसकी एंटीक कार के लिए कॉल कर रहा था, जिसकी उन्हें एक फिल्म में जरूरत थी। वो नॉर्मा को ग्रेसफुली रिजेक्ट करने जाता है। नॉर्मा से स्पॉटलाइट हटाने के लिए कहता है, टर्न दैट लाइट बैक वेयर इट बिलोंग्स, पर देखता है कि पुराने लोगों से मिले प्यार की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ चुके हैं। वो उसे सच बताना चाहता है, लेकिन नॉर्मा के अकॉर्डिंग सोलोम उनकी अब तक की बेस्ट फिल्म होगी, पर डेमिल के अकॉर्डिंग उसे प्रोड्यूस कर पाना नामुमकिन होगा। तभी डेमिल का असिस्टेंट आकर बताता है कि शॉट रेडी है। डेमिल नॉर्मा को वहीं बैठकर देखने के लिए कहता है क्योंकि पिक्चर्स अब काफी बदल चुकी हैं। इस दौरान मैक्स और जो बाहर वेट कर रहे होते हैं, जहां मैक्स उसे स्टूडियो की कुछ पुरानी बातें बता रहा होता है। तभी मैक्स को बेटी दिखाई देती है। वो डार्क विंडोज के बारे में बात करते हैं और जो उसे ऑफर करता है कि वो स्क्रिप्ट में से कुछ भी यूज कर सकती है, पर बेटी को अपनी राइटिंग एबिलिटीज पर कुछ डाउट है। वो बेसब्री से स्क्रिप्ट के लिए कोलैबोरेशन करना चाहती है। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि जो को कार का हॉर्न सुनाई देता है। बेटी अगले महीने उसे कुछ घंटे साथ में काम करने के लिए कहती है क्योंकि आरटी अगले महीने शूटिंग के लिए एरिजोना जा रहा है। जो उसे कहानी खुद पूरी करने को कहता है, लेकिन उसे एक एंगल भी बता देता है और इसके बाद वहां से चला जाता है। मैक्स को कॉल्स का असली रीजन पता चल जाता है। डिमिल ये कह के नॉर्मा से पीछा छुड़ाता है कि देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, जिससे नॉर्मा ये समझ लेती है कि उसने डायरेक्शन के लिए हाँ बोल दिया है। डिमिल अपने असिस्टेंट से गॉर्डन कोल को मैसेज देने को कहता है कि नॉर्मा की कार को भूल जाओ या कहीं और से कार ले लो, नहीं तो मैं खुद कार खरीद कर दे दूंगा। लेकिन नॉर्मा
अब इस गुमान में है कि डिमिल उसकी फिल्म डायरेक्ट करेगा। यहाँ जो हमें वॉइस ओवर में बताता है कि वो हर रात मेंशन से बाहर जाता है और बेटी के साथ उसके पैरामाउंट ऑफिस में स्क्रिप्ट पे काम करता है। जो मानता है कि उसे बेटी के साथ लिखने में काफी मजा आता है। बेटी उसके गोल्ड सिगरेट केस पे लिखा देखती है मैड अबाउट द बॉय नॉर्मा और पूछती है नॉर्मा कौन है। जो कहता है नॉर्मा मेरी दोस्त है, वेरी फुलिश एंड वेरी जेनरस। उसे मैंने एक इडियोटिक स्क्रिप्ट पे कुछ एडवाइस दी थी। वक्त बीतते बीतते उनका रिलेशन और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। वो जो को एक सेट पर अपने बचपन के बारे में बताती है। वो पैरामाउंट में ही खेला करती थी। उसके फादर यहाँ हेड इलेक्ट्रिशियन थे और दादा ने स्टंट वर्क किया था और कैसे 10 सालों तक उसने एक्ट्रेस बनने की ट्रेनिंग ली। कैसे वो एक स्क्रीन टेस्ट में फेल हुई, पर उसे इसका कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वहां से उसे सेंसिबिलिटी मिली और इवेंचुअली वो एक स्क्रिप्ट रीडर बनी जो उसकी नोज पर किस करता है और कहता है उसकी खुशबू सच में बहुत स्पेशल है। पर वो आर्टी की वजह से अपने रोमांटिक इंपल्सेस को रोक लेता है और कहता है कि उन्हें लिखते वक्त एक दूसरे से 2 फीट दूर रहना चाहिए। जो के वापस आने पर मैक्स अंधेरे गैराज में उससे मिलता है और कहता है कि तुम्हारी एब्सेंस के बारे में अब नॉर्मा को शक होने लगा है, सो बी केयरफुल, हो सकता है वो तुम्हें देख रही हो। जो गुस्से में कहता है हम ये सब करके उसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, क्या होगा जब उसे सब पता चलेगा। पर मैक्स के मुताबिक उसे कभी पता नहीं चलेगा और यही उसकी जॉब है। वो उसे ये बात भी बताता है कि उसी ने नॉर्मा को 16 साल की उम्र में डिस्कवर किया था और उसकी शुरुआती मूवीज उसी ने डायरेक्ट की थी, उसे स्टार बनाया था। अपने सुनहरे फिल्म करियर को कंटिन्यू रखने के बजाय मैक्स ड्यूटीफुली नॉर्मा की जिंदगी में वापस आ गया और उसके सर्वेंट का रोल एक्सेप्ट किया। वो नॉर्मा का पहला हस्बैंड भी था और उनके डिवोर्स के बाद नॉर्मा के बिना उसकी जिंदगी असहनीय सी हो गई थी। नॉर्मा जो के बेडरूम में आती है और उस पर दूसरी औरत के साथ अफेयर होने का इल्जाम लगाती है और यह भी पूछती है कि वो है कौन। तभी उसे जो और बेटी की अनटाइटल्ड स्क्रिप्ट नजर आती है जिससे उसकी बातें सच हो जाती हैं और नॉर्मा का भरोसा टूट जाता है। एक और लेट नाइट राइटिंग सेशन के दौरान बेटी कुछ डिस्ट्रैक्टेड सी नजर आती है। उसकी आंखें जो की तरफ जमी होती हैं। जो के पूछने पर वो बताती है कि आर्टी का एरिजोना से लेटर आया है और वो वहीं बेटी से शादी करना चाहता है। बेटी रोने लगती है और जो कहता है तुम रो क्यों रही हो, यही तो तुम चाहती थी। बेटी कहती है कि अब उसे आर्टी से प्यार नहीं है और वो उससे शादी करना नहीं चाहती। हैरानी से जो पूछता है लेकिन क्यों, तो वो जवाब देती है तुम्हारी वजह से, और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जो अपनी अजीब पिंजरे वाली जिंदगी में वापस जाता है। वो अपने आप को बेवकूफ मान रहा है कि उसने अपने और नॉर्मा के अनकन्वेंशनल रिश्ते के बारे में बेटी को कुछ नहीं बताया, पर वो ये कह के इस बात को जस्टिफाई करता है यू जस्ट कांट से दोज थिंग्स टू समबडी यू आर क्रेजी अबाउट। उसे लगता है कि वो नॉर्मा से पीछा छुड़ाकर बेटी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है कि तभी उसे नॉर्मा के रूम से टेलीफोन की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर जाके बेटी और नॉर्मा की सारी बातें सुन लेता है। नॉर्मा उनका रिश्ता तोड़ना चाहती है। वो उसे बताती है कि जो अच्छा आदमी नहीं है और वो जिगोलो बन के पैसे कमाता है। वो उसकी वेलविशर होने का नाटक करती है। जो गुस्से में उसके हाथ से फोन छीन लेता है। वो बेटी को नॉर्मा के घर बुलाकर खुद सिचुएशन को समझने के लिए कहता है। नॉर्मा जो से अपने किए के लिए माफी मांगती है और ये भी मानती है कि उसने सुसाइड करने के लिए एक रिवॉल्वर भी ली है। वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती और वो दोबारा ऐसी कोशिश भी नहीं कर पाई क्योंकि उसे लगता है कि लाखों फैंस बेसब्री से उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वो रोती है और जो से आई लव यू कहती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और हम रिवॉल्वर को नॉर्मा के पिलो के नीचे रखा देखते हैं। जो बेटी को मेंशन दिखाता है और उसे अपसेट करने के लिए अपनी जिगोलो वाली बात बता देता है ताकि वो इस लव ट्रायंगल से खुद को निकाल सके। बेटी उसे कहती है कि अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो, पर वो ये पूछ के मना कर देता है कि मैं ऐसे अपार्टमेंट वापस जाऊं जिसका किराया ना दे सकूं, ऐसी कहानी लिखूं जिसकी बिकने की पॉसिबिलिटी ही ना हो। मुझे इसी कॉन्ट्रैक्ट में रहना होगा, तुम आर्टी के साथ रहो। वो रोने लगती है और जो उसे घर की और अपनी जिंदगी की एग्जिट की तरफ छोड़ आता है। अब जो की इंटेंशन है वापस ओहायो जाना। वो घर में नॉर्मा को इग्नोर करता है जिसने उसे और बेटी को साथ में देख लिया था। नॉर्मा उसे फॉलो करती है। वो खुद को रीएडजस्ट करके उसके रूम में जाती है।
जो अपना सारा सामान पैक कर लेता है और नॉर्मा के सारे गिफ्ट्स लौटा देता है। वो उसे कहता है मैं जा रहा हूँ। नॉर्मा मैक्स को बुलाती है और कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम जानते हो मैं मरने से नहीं डरती। फिर जो उसके सामने सच्चाई रखता है कि किसी को तुम्हारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑडियंस तुम्हें 20 साल पहले ही भुला चुकी है। फिर वो उसे पैरामाउंट और उसकी कार वाला इंसिडेंट बताता है। नॉर्मा को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे सच में लगता है कि उसे आज भी फैन लेटर्स आते हैं। रूम में मैक्स आता है और जो उसे फैन लेटर्स की सच्चाई बताने को कहता है, पर यह सब बताने के बजाय मैक्स नॉर्मा को डिफेंड करते हुए कहता है द ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ देम ऑल। नॉर्मा मैक्स की बात को सच मानती है, जो नॉर्मा से कहता है अपनी एज जैसा बिहेव करो, बड़ी हो जाओ, अगर तुम जवान रहने की कोशिश नहीं करोगी तो तुम कम दुखी रहोगी। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तंग आकर बाहर जाने लगता है। नॉर्मा ये हजम नहीं कर पाती और कहती है कोई भी स्टार को नहीं छोड़ता, यही चीज तो किसी को स्टार बनाती है। वो उसे बुलाती है पर जो मुड़ के नहीं देखता। जैसे ही वो बाहर पूल की तरफ बढ़ता है, नॉर्मा उसे 3 बार शूट करती है, जो गोलियां लगने के बाद भी चलता रहता है और घायल होने की वजह से इवेंचुअली पूल में गिर जाता है। मैक्स गोलियों की आवाज सुनकर नॉर्मा के पास जाता है, जो अभी भी अपने झूठे स्टारडम में खोई हुई है। फिर सीन उसी अंडर वाटर शॉट पे आ जाता है जहां स्टार्टिंग में था। जर्नलिस्ट, गॉसिप कॉलमनिस्ट और रिपोर्टर्स क्राइम सीन को घेर लेते हैं, जो वॉइस ओवर में बताता है कि प्रेस इस हेडलाइन को किस तरह छापेगी। फॉरगॉटन स्टार, अ स्लेयर, एजिंग एक्ट्रेस, यस्टरडेज ग्लैमर क्वीन। घर के अंदर एक हॉलीवुड गॉसिप कॉलमनिस्ट नॉर्मा के पागलपन की कहानी बताती है। लोकल पुलिस और होमिसाइड स्क्वाड नॉर्मा से पूछताछ करने की कोशिश करता है, जो उन्हें इग्नोर कर देती है और खुद को मिरर में देखती रहती है। वो तब तक पुलिस पे ध्यान नहीं देती जब तक उनमें से एक कैमरास का जिक्र नहीं करता। मैक्स उसे बताता है कि कैमरास आ चुके हैं और वो कहती है दे हैव, टेल मिस्टर डिमिल आई विल बी ऑन द सेट एट वंस। नॉर्मा अपने सीन की तैयारी करती है। वो अपने रूम से निकलती है, महंगे रोब, बालों में लगे शाइनी स्पेंगल्स के साथ। मैक्स कैमरामैन को तैयार करता है, नॉर्मा के लिए नकली सीन करके कहता है दिस इज द स्टेयरकेस ऑफ द पैलेस, और फर्स्ट फ्लोर से चिल्लाता है कैमरास एक्शन। वो ड्रामेटिकली सीढ़ियां उतरती है, सबकी नजरें उस पर होती हैं, जो लोग थोड़े डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। इस ग्रैंड एंट्रेंस के बाद नॉर्मा इमोशनल हो जाती है। वो सीन को रोक देती है और अपने क्रू को एड्रेस करती है। फिर आता है फिल्म का सबसे फाइनल मोनोलॉग, जिसमें नॉर्मा कहती है मैं बस आपको बताना चाहती हूं कि मैं फिर से स्टूडियो में पिक्चर बनाने को लेकर बहुत खुश हूं। आपको अंदाजा नहीं है कि मैंने आप सबको कितना मिस किया है, और मेरा वादा है कि मैं आपको दोबारा छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि सलोम के बाद हम एक के बाद एक कई पिक्चर्स बनाएंगे। ये मेरी जिंदगी है और हमेशा रहेगी, और कुछ नहीं, सिर्फ हम, कैमरास एंड दोज वंडरफुल पीपल आउट देयर इन द डार्क। ऑलराइट मिस्टर डिमिल, मैं क्लोजअप के लिए तैयार हूं। सनसेट बुलेवार्ड की फाइनल इमेज में सीधा कैमरा की तरफ बढ़ती है और यहीं पिक्चर धीरे धीरे ब्लर हो जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइटल के बारे में। वैसे तो आपको देखने से इस टाइटल में कुछ खास नजर नहीं आता। ये एक जगह का नाम है सनसेट बुलेवार्ड, लेकिन अगर हम डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो इसका एक खास मतलब निकाला जा सकता है। कैलिफोर्निया वेस्ट में है, जहां सूरज डूबता है, और ये मूवी भी एक तरह से डूबने और खत्म होने के बारे में है। नॉर्मा अपने खुद के सनसेट फेज में एंट्री कर चुकी है और एक वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी की कामयाबी के शिखर से वो भुलाई जा चुकी दुनिया की ओर बढ़ रही है। तो हाँ, ये मूवी करियर्स और सपनों के पूरा होने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल उलट है। सनसेट बुलेवार्ड हॉलीवुड को एक ऐसी जगह की तरह पेश करती है जहां सपने या तो मरने जाते हैं या फिर कुछ देर की कामयाबी देखकर पास में डूबने चले जाते हैं। ये नॉर्मा के साथ भी होता है, जो के साथ भी, और ये राइटिंग करियर स्टार्ट करने से पहले बेटी के साथ भी होता है। मूवी कैलिफोर्निया को ऐसी जगह बना देती है जहां सपने बनते भी हैं और नष्ट भी होते हैं, और ये सब समाता है टाइटल के एक शब्द में, यानी कि सनसेट में। चलिए अब आते हैं इसके कुछ सिंबॉलिज्म्स पर। पहला है नॉर्मा का मेंशन। नॉर्मा का मेंशन उसी को रिप्रेजेंट करता है, पुराना, एजिंग और सबसे ज्यादा लोनली और अबेंडन। वो जगह इतनी ज्यादा किसी समाधि की तरह लग रही थी
कि जब जो वहां पहुंचता है तो उसे ये जगह खाली नजर आती है। यहां तक कि जब नॉर्मा और मैक्स ये कहते हैं कि वो यहीं रहते हैं, तब भी घर बेजान और रॉटिंग ही लगता है। सूखा हुआ पूल, फेडेड मार्किंग और गिरते नेट वाला टेनिस कोर्ट और जेल की तरह नजर आते गेट के बार्स। इस ग्रैंड मेंशन में एक सेंस ऑफ डेथ है जो एक साइड स्टार फेम के बिगड़ते हालातों को सिंबलाइज करती है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि नॉर्मा अपने इस टूटे फूटे घर में किसी वैरागी की तरह रहती है। ये उस पास्ट को रिप्रेजेंट करता है जिससे नॉर्मा बुरी तरह से जुड़ी हुई है। दूसरा है जो की कार। जो पर नॉर्मा का डोमिनेंस हम कॉन्स्टेंटली फिल्म में देख सकते हैं, फिर चाहे वो उसका रेंट देना हो, उसे महंगे कपड़े देना हो, वगैरह वगैरह। पर इनमें से कोई भी चीज नॉर्मा के घर से जो की कार गायब होने से ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है। जो की कार उसकी आजादी को सिंबलाइज करती है। ये एक ऐसा एसेट है जिससे वो एलए में अपना स्क्रीन राइटर करियर मेंटेन करता है। यह उसे ट्रांसपोर्ट और जिंदगी की बेसिक जरूरत का एक्सेस देती है, और ये इकलौता ऐसा पॉसिबल तरीका है जिससे वो नॉर्मा से और एलए में अपनी लाइफ से भाग सकता है। जो अपनी कार की अहमियत को समझता है। यही वजह है कि वो शेल्ड्रेक और अपने एजेंट से ह्यूमिलेशन की हद तक गिर के ऐसे उधार मांगता है, और अपनी कार को अपने पास रखना ही नॉर्मा की उस स्क्रिप्ट लिखने के काम को एक्सेप्ट करने की उसकी एकलौती वजह थी। जैसे ही ये कार उससे अलग हो जाती है, वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां वो पूरी तरह नॉर्मा के साथ फंस चुका है, और सिर्फ मौत ही उसे नॉर्मा से अलग करती है। तीसरा सिंबल है मरा हुआ चिंपैंजी। उस चिंपैंजी का अंतिम संस्कार नॉर्मा की पुरानी और लग्जरी कार्स और बेशुमार दौलत को सिंबलाइज करता है। ये फ्यूनरल हॉलीवुड एलिट के इंडल्जेंट टेंडेंसीज के बारे में बात करता है, जो उसकी दौलत को गॉथिक शो की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब जो फ्यूनरल का नजारा देखता है, वो बिल्कुल सीरियस होके उस पर तरस खा के कमेंट करता है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने किसी बच्चे को दफना रही हो। क्या उसकी लाइफ वाकई इतनी ज्यादा खोखली थी? जो मानता है कि ये फ्यूनरल नॉर्मा की एग्जिस्टेंस के खालीपन की ओर इशारा करता है, और इससे हमें यह भी समझ आ जाता है कि वो एक एनिमल के साथ अपनी सिंथेटिक कंपेनियनशिप को एक ऑथेंटिक ह्यूमन रिलेशनशिप से ज्यादा प्रेफर करती है। इवेंचुअली जो उस मंकी का सब्स्टिट्यूट बन जाता है, नॉर्मा उसे अपने लिए स्टिमुलेटेड अफेक्शन और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ट्रेन करती है। बिल्कुल चिंप की तरह ही जो भी सर्वाइवल के लिए नॉर्मा पे डिपेंडेंट होता है, और उसका अंत भी उसकी मौत से ही होता है। इसलिए डेड चिंप नॉर्मा की वेल्थ, खालीपन और मैनिपुलेशन को सिंबलाइज करता है। चौथा है स्विमिंग पूल। सनसेट बुलेवार्ड के रिलीज के वक्त इन ग्राउंड सीमेंट पूल्स अमीरों का एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। हॉलीवुड मेंशंस मूवी स्टार्स के लिए आम बात थी। जो पूल्स को फेम और पर्सनल फुलफिलमेंट के साथ एसोसिएट करता है, इसलिए वो उसमें बहती अपनी लाश को अ पुअर डॉग कहता है, जो हमेशा से एक पूल चाहता था। भले ही वो नॉर्मा के साथ रह के एक आलीशान जिंदगी जी रहा था जिसमें ये पूल भी था, लेकिन पूल ही उसकी मौत की साइड बना। आजादी हासिल करने और नॉर्मा के मैनिपुलेशन के साथ चलने में फेल होने की वजह से ये पूल एलिट एलियोर और स्टेटस के बढ़ने से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को सिंबलाइज करता है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस फिल्म की एंडिंग पर। एक मरा हुआ आदमी अपनी मौत की ये कहानी शुरू से लेकर एंड तक सुनाता है। वो नरेटिव को मौत तक तो ले ही जाता है, लेकिन वो इसे नॉर्मा के पागलपन के फाइनल फेज की तरफ भी ले जाता है, जहां ये फिल्म रियल में खत्म होती है। वो पहले ही काफी सनकी थी, पर इस चीज ने उसे वाकई एक अलग दायरे में पहुंचा दिया था। पुलिस, रिपोर्टर्स और गॉसिप कॉलमनिस्ट इस घर के आसपास झुंड बना लेते हैं। वो अपने बाल कोम कर रही होती है और खामोश बैठी होती है जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उससे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर ये बद से बदतर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि न्यूज कैमराज वहां आ चुके हैं। उसे लगता है कि वो लोग उसकी फिल्म सलोम की शूटिंग कर रहे हैं और सेसिल जमील वहां एक्चुअली उसे डायरेक्ट करने आया है। वो सीढ़ियां उतरती है, ये मानते हुए कि वो प्रिंसेस सलोम का रोल प्ले कर रही है। इस दौरान मैक्स, जिसने उसकी शुरुआती फिल्म डायरेक्ट की थी, वो कैमरा क्रू को कंट्रोल में ले लेता है। वो उसके डिल्यूजन में साथ देता है और उसे डायरेक्ट करने की नकल करता है। मूवी की फाइनल लाइंस में नॉर्मा रूम में मौजूद सभी लोगों के सामने अपना फेमस मोनोलॉग कहती है। इन लाइंस को रिसाइट करने के बाद वो कैमरा की तरफ बढ़ती है अपने क्लोजअप के लिए, और हम उसकी आंखों में वो प्योर चमकता हुआ पागलपन देख सकते हैं। सच में
ये नॉर्मा के पूरे किए कराए का लॉजिकल कंक्लूजन है। वो सालों से ऐसा ही करती आई है। वो हमेशा अपनी इमेज को सराहती है और अपने सेलिब्रिटी स्टेटस में बरसों तक खोई रही है। आखिरकार जो को मारने के बाद पूरी दुनिया उसकी फैंटेसी के साथ एक हो जाती है। ये सब इसलिए था क्योंकि वो अपनी नजर में ग्रेट थी। जो भी बात इस चीज के खिलाफ जाती थी उसे वो प्यार से नजरअंदाज कर देती थी। जब मूवी क्लोज होती है तब वाइल्डर उसके सेलिब्रिटी होने की ऑब्सेशन का अल्टीमेट रिजल्ट हमारे सामने पेश करते हैं, जो है प्योर नार्सिसिज्म, यानी खुद से और खुद की फिजिकल अपीयरेंस से बेइंतहा प्यार करना। अब समझते हैं सबसे जरूरी सवाल कि ये फिल्म आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। सेलिब्रिटीज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी तरह से बाकियों के कंपैरिजन में बेहतर और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका मकसद होता है अपने ज्यादा से ज्यादा चाहने वालों से प्यार पाना, घंटों तक अपनी मूवी कैमरा की लाइट के आगे अपनी स्किन टैन करना, रेड कार्पेट पे चलना और अपने ही जैसे बाकी लोगों से कनेक्टेड रहना, जो खुद रियलिटी से थोड़ा बचकर रहते हैं। दैट्स द रियल अमेरिकन ड्रीम। सनसेट बुलेवार्ड ना सिर्फ इस आइडिया पर अटैक करती है बल्कि इसका पूरी तरह से नामो निशान मिटा देती है और इसे दोबारा कभी उभरने का मौका भी नहीं देती। नॉर्मा खुद को क्रीम ऑफ द क्रॉप मानती है, हालांकि वो खुद को वर्थलेस भी मानती है और इसीलिए जब उसे वो प्यार नहीं मिलता जो उसे लगता है कि उसे मिलना चाहिए तब वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। उसका सो कॉल्ड एडमायरर वेल विशर जो उसकी खुद को तबाह करने वाले डिल्यूजन्स का गवाह बनता है और बाद में खुद भी उन्हीं डिल्यूजन्स से खत्म हो जाता है। एंड में इस मूवी को बिना इस एहसास के देखना नामुमकिन है कि पॉपुलर लोगों की एड्यूलेशंस का डिजायर धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके लॉजिकल कंक्लूजन्स पर आएं तो ये फिल्म पागलपन का परफेक्ट ब्लूप्रिंट है, खासकर मूवी के लास्ट सीन में जहां नॉर्मा क्लोजअप के लिए रेडी होती है और ये वाकई बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि वाइल्डर ने उस दौर में ही सेल्फ ऑब्सेशन और हॉलीवुड के असली चेहरे को इतना बखूबी दर्शाया कि कहीं ना कहीं ये चीजें आज भी रेलेवेंट हैं। आज के दौर में इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सेलिब्रिटी ऑब्सेशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। अगर ये ट्रेंड इसी तरह चलता रहे तो हमें हजारों नॉर्मा डेसमंड देखने को मिलेगी, जो कि वाकई एक टेरिफाइंग और बेचैन कर देने वाली बात होगी। इन्हीं चीजों की वजह से ये फिल्म आज भी इतनी रेलेवेंट है और हर सिनेमा लवर को ये फिल्म एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था सनसेट बुलेवार्ड का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।